तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 11th क्लास केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। अपना चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट। तो ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बारे में एक एक चीज देखेंगे जिससे अपना क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद तुरंत हम अणु के बारे में पढ़ेंगे और अणु का आणविक द्रव्यमान देखेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान देखेंगे और मोल संकल्पना समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 टॉपिक आज हमें निपटाना है। तो सबसे पहले अगर हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो डाल्टन थे कहाँ के थे? वैज्ञानिक ग्रीक के। कहाँ के थे? ग्रीक के। और अपन लोग बोल सकते हैं दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। और इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया किस नियम के आधार पर? जो अभी अपन लोगों ने नियम देखे थे जस्ट पिछले लेक्चर में कि रासायनिक संयोग के नियम, उन्हीं नियमों के आधार पर इन्होंने ये अपना प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है? इन्होंने कहा है कोई तत्व जो है, क्या है? कोई तत्व वो किनसे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। ध्यान समझिएगा, जो तत्व होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। और ये जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म और अविभाजित। ध्यान से समझिएगा, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान करिएगा। तो जो तत्व है वो कैसे मिलकर बना है? परमाणु से। और जो परमाणु है वो कैसे? अति सूक्ष्म अविभाजित। तो अपन लोग सीधा कह सकते हैं कि जो तत्व होता है अति सूक्ष्म अविभाजित परमाणुओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। बताइए क्लियर है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि तत्व भाई इतना छोटा छोटा पार्टिकल है जिसको अपन डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे? अति सूक्ष्म हो गया, इतना छोटा जिसको नग्न आंखों से नहीं दिख पाया तो अति सूक्ष्म। और अविभाजित मतलब अब इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं? अति सूक्ष्म और अविभाजित का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी के आधार पर फिर ये निकल के आता है भाई कि ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, अति सूक्ष्म अविभाजित से मिलकर बना। अगर कोई परमाणु है और अपने पास कौन से तत्व हैं? समान तत्व। कौन से तत्व हैं? समान तत्व। तो समान तत्वों के परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये ध्यान कर लीजिए कि समान तत्वों के परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्वों की बात की जाए क्या हो जाएंगे? वो असमान हो जाएंगे। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने 3 समस्थानिक होते हैं? 1H1, 1H2 और 1H3। तो देखिए सब में H है, मतलब समान तत्वों के जो परमाणु है वो कैसे? समान है। लेकिन अगर हम बात कर ले भिन्न तत्वों की परमाणु, जैसे नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और क्लोरीन की, तो भाई अलग अलग है कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? कि समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो तीसरा पॉइंट इन्होंने निकाल के दिया। देखिए किया कुछ नहीं है, बस वही जो दिया गया था उसको घुमा करा के बता दिया और अपना नाम दे दिया कि डाल्टन का ये क्या है? परमाणु सिद्धांत। अब आप लोग कहोगे कि पढ़ काहे के रहे हैं? तो चीजें देखिए जिससे थोड़ी सी तो नॉलेज मिलेगी ना, चीजें क्लियर हो रही है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो क्या है? अविनाशी। परमाणु क्या है? अविनाशी, मतलब इसको नष्ट कर ही नहीं सकते भाई, चाहे जितना डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, छोटा सा पार्टिकल। और बाकी जिसको अपन डिवाइड करेंगे वो भी तो पार्टिकल है ना, वो भी तो कणों का रूप ले रहे हैं, तो उनको कैसे डिवाइड करोगे? ऐसा तो है नहीं खा लीजिए, तो भाई खाएंगे तब भी निकल जाएगा। तो चीजें अपन लोग कह सकते हैं कि भाई ये विनाश ना होने वाला है तो है, ये क्या है? अविनाशी है। और ना ही तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़े थे, केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में चेंज कर सकते हैं। भैया ना तो नष्ट कर पाएंगे ना ही उत्पन्न कर पाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, सबसे बेहतरीन, सबसे उपयोगी और सबसे कारगर। जो परमाणु रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? परस्पर संयोग करेंगे। क्या करेंगे? परमाणु परस्पर संयोग करेंगे। और जैसे ये परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? संयुग परमाणु का निर्माण करते हैं। और ये जो संयोग हुए परमाणु होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अपूर्व। बताइए क्लियर है कि नहीं? देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में उन्होंने 4 ही पॉइंट दिए थे जिनको मैंने आपको बखूबी समझा दिया। एक बार क्विक रिवीजन देता हूं कि भाई ये जो डाल्टन थे कहाँ के? ग्रीक
दार्शनिक थे जिन्होंने परमाणु, अपन लोगों ने जो नियम पढ़े थे रासायनिक संयोग के नियम, उन नियमों के आधार पर अपने कह दिया सिद्धांत दिया जिसको क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो तत्व होता है अति सूक्ष्म अविभाजित परमाणु से मिलकर बना होता है। दूसरे पॉइंट में बताया कि कोई समान तत्व रहेंगे, समान तत्वों के परमाणु समान, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु कैसे रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं या फिर असमान रहते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया कि परमाणु अविनाशी है, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में उन्होंने बताने की कोशिश की कि परमाणु परस्पर संयोग करके परमाणु संयोग का निर्माण करता है, बहुत सारे परमाणुओं को जोड़ लेता है और जिससे एक इसका निर्माण कर लेता है, अणु का निर्माण कर लेता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा। फिर अगर अपन लोग आगे की बात करें तो जस्ट इसके बाद आ जाता है परमाणु की ही डेफिनेशन की परमाणु आखिर है क्या, बोले तो एटम। तो बताने की कोशिश कीजिए, क्या कहेंगे, परमाणु अति सूक्ष्म अविभाजित कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। मैंने क्या कहा कि जो परमाणु है, ध्यान समझिएगा, परमाणु क्या है, अति सूक्ष्म अविभाजित, परमाणु क्या है, अति सूक्ष्म अविभाजित कण है जो कौन सी अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करता है, बिना विभाजित हुए भाग लेता है। अगर देखिए आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप 1.25 की स्पीड में देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं, लेकिन समझिएगा कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा जो आपने शायद पढ़ी ना हो, तो ध्यान से पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा जिससे आपको चीजें भी क्लियर होती जाए और कुछ नया सीखने को भी मिले। तो मैंने क्या कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म अविभाजित कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। बताइए परमाणु की डेफिनेशन में कोई दिक्कत? अब परमाणु आ गया तो भाई परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो उसको क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं एटॉमिक मास। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं? तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो है क्या, आखिरकार कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, नहीं तो मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, कि परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है, क्या कहेंगे कि परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। पहले सुन लीजिएगा फिर बताता हूं। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। अब कहोगे ये कार्बन 12 क्या है, जब हम मूल संकल्पना पढ़ेंगे तो कार्बन 12 भी समझ में आ जाएगा और 1/12वां भाग भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा भी समझने की कोशिश कीजिए, आगे आ जाके आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है, थोड़ा रुकिएगा फिर बताते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है, जो क्या करती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, कितने का, कोई जो तत्व है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के, मैं कितने से कह रहा हूं कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना या कितने गुना भारी है। ध्यान समझिए, हमने यहाँ पे क्या कहा कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 का एक परमाणु लेना है, कार्बन 12 के एक परमाणु की 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत अब मेरे अंदाज से तो ना होने वाली है भाई आपको। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको, ध्यान समझिएगा कि परमाणु द्रव्यमान मतलब AM बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे C612 के एक परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और चीज़ें जब क्लियर हैं तो भाई जल्दी से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो मेरे हिसाब से आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो भाई आप समझने की कोशिश करते हैं अणु को। तो अणु आखिरकार है क्या? तो अणु क्या है? वही सेम जैसे अपन ने कहा कि कोई तत्व का एक परमाणु रासायनिक, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से, कितने? दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से एक ऐसे तत्व या ऐसी इकाई का निर्माण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? अणु। तो क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्वों के परस्पर संयोग से एक ऐसी इकाई का निर्माण होता है जो किस अवस्था में रह सकती है? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? अणु। बताइए कोई दिक्कत है? देखिए हमने दो परमाणु कोई भी ले ली, उनको परस्पर जोड़ दिया तो काय का निर्माण हो गया है? अणु। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी दो लड्डू लीजिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए, एक बड़े लड्डू का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम क्या कहने वाले हैं? अणु कहने वाले हैं। कोई दिक्कत तो है ना भाई? समान प्रकार के परमाणु परस्पर क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो अगर बेसन के लड्डू लिए तो दोनों बेसन के लड्डू मिला के एक बड़ा लड्डू बनाएंगे बेसन का। अगर अपन ने मोतीचूर के लिए तो दो मोतीचूर के लड्डू मिलकर बड़ा मोतीचूर का लड्डू बना देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि ना है? जिस प्रकार परमाणु का क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है, एज इट इज अणु का क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। अणु का क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है तो अणु। तो वही सेम जो हमने वहां पे लिखा था यहां पे लिखेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या है? वह संख्या है, आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि किसी यौगिक, देखिए अणु काहे के अंदर रहेगा? यौगिक। तो किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 C612 कार्बन 12 के एक परमाणु से, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग, क्या 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है? बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं होगी मेरे अंदाज से। मैं इतने आराम से और धीमे धीमे चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान, यौगिक के कितने? एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। बस अब इसको हम फॉर्मूले के माध्यम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आणविक द्रव्यमान बराबर यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान, यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे C612 एक परमाणु का द्रव्यमान। कोई दिक्कत तो ना है? चीजें क्लियर है कि नहीं है भाई? आणविक द्रव्यमान क्लियर हो गया, अणु क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारी आ जाती है मूल संकल्पना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा और जिसके जो मेन टॉपिक है, वो मेन पार्ट है, वो भाई आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, मूल संकल्पना, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मूल कॉन्सेप्ट। तो देखिए मूल समझने से पहले अपन को 2-4 चीजें समझना है। परमाणु का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो कि जो परमाणु है भाई, परमाणु में होता क्या है? परमाणु 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन एन से नो कर लेना, मतलब कोई चार्ज ही ना होता है भाई, न्यूट्रल होता है अपना न्यूट्रॉन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ पे रहते हैं? नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों का बनी रहती हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर, और न्यूट्रॉन भी भैया नहीं के साथ में रहते हैं।
तो अगर एक जो परमाणु है उसके द्रव्यमान की बात की जाए तो हमें इन सभी के द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ 31 kg। लेकिन हम इनको कहाँ मिलेंगे, द्रव्यमान में लेने वाले, तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10, सॉरी किलोग्राम में लिए, ग्राम में लेंगे तो 927 kg हो जाएगा कि नहीं, ग्राम हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि 1 kg इक्वल 10⁻³ ग्राम। तो से प्लस करेंगे तो भाई इतना हो गया है। अब प्रोटॉन की बात की जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, लेकिन हमें काहे में लेना है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एज इट इज भाई काहे का रहता है, न्यूट्रॉन का रहता है, ऐसा लिखे दे रहे हैं, ऐसा और ऐसा। जब इन तीनों के द्रव्यमान देखे गए तो फिर कंपेयर किया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1837 गुना पाया गया। अब समझिए जैसे हम हाथी के सामने खड़े हैं या डायनासोर की बात, डायनासोर के सामने हम खड़े, अब हमारा वजन क्या होगा, नगण्य ना भाई, पैर से कुचल, नाखून से कुचल देगा वो हमें अपने। तो करना क्या है, अब जब ये नाखून से कुचलने जाने हैं तो भाई इनकी कोई वैल्यू ना है, तो इसको अपन लोग इसकी क्या कर देते हैं, निगलेक्ट, इनको क्या मान लेते हैं, नगण्य, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, नगण्य, और सिर्फ बचते क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन हमें किसके बारे में, कार्बन 12 आ रहा था, तो भैया कार्बन 12 के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम कह दें कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, देखिए हमें अब इलेक्ट्रॉन तो लेना नहीं है, तो कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6, तो 6 प्रोटॉन रहेंगे और 6 न्यूट्रॉन रहेंगे, तो 6 प्रोटॉन प्लस के 6 न्यूट्रॉन। अब हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भैया मास सेम है। अब जब दोनों का मास सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे ये हो जाएगा, तो भाई इन दोनों का मास सेम है, तो इनको PM बराबर लिख लीजिए NM, तो दोनों की जगह रख सकते हैं, तो 6PM प्लस का 6PM लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे भाई, मैथ तो पढ़े हुआ आप लोग भाई, इससे जे बराबर है तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, 6 और 6 कितने हो गए 12PM, और एक PM की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 1.67, 12 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये जो वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वो जो रहता है वो कितने के बराबर रहता है भाई, वो जो रहता है 1 AMU के बराबर रहता है। तो ये कितना हो गया 12 AMU। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, भाई जब दिक्कत नहीं है तो चीज़ें क्लियर है। तो ये काहे का था, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान था, तो 1 AMU बराबर क्या निकल के आएगा, 1/, देखिए 12 गुणा में इस साइड आया तो भाग में 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। बताइए कोई दिक्कत तो ना है। अब भाई जब ये निकल के आ गया तो अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, अब ये समझ में आ रहा है 1/12 कहाँ से आ रहा है, तो 1 AMU जो रहता है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग होता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और चीज़ें क्लियर हैं तो भैया जरूर बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा भाई, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि आपको वीडियो लेक्चर जो है लगातार कंटिन्यू वे में प्रोवाइड किए जाएँ। तब तक बने रहिए चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।